हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीवाई की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 12 का वैसे भी चैप्टर कम होते हैं लेकिन वेटेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारा चैप्टर क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके हम आज PYQ करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेशन पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से देख लेते हैं। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जनकों द्वारा, ये जनक है, ठीक है। जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझाया गया है? तो जनकों द्वारा जो युग्मक का उत्पादन होता है उसका निर्माण F1 F2 पादप को हम किस चित्र द्वारा समझाते हैं? तो हम इसे समझाते हैं पनेट वर्ग द्वारा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। हम क्या बनाते हैं? एक पनेट वर्ग बनाते हैं जो सुई पनेट वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी से हम ले लेते हैं। हम इसे पनेट वर्ग स्क्वायर कहते हैं, जो कि सी पनेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। कथन क्या है हमारे पास? कथन 1 है हमारे पास, मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के 7 विपरीत युग्मों का अध्ययन किया और वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। ये 8 जो है वह कुछ भी नहीं है, ठीक है। कथन 2 है, मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षणों, बीज का आकार और रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया। हमें इन कथनों में से सही विकल्प को चुनना है। तो आइए कथन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी है, कथन 1 सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत है। ऑप्शन सी है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। डी है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। मटर ने ना मेंडल के पौधे के विपरीत लक्षण लिए थे। कितने लिए थे? विपरीत लक्षणों के 7 युग्म लिए थे, ठीक है। ये 8 नहीं है, 7 युग्मों को लिया था और उन पर अध्ययन किया था। तो ये वाला जो है वो स्टेटमेंट राइट है। और मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे ना, 7 लक्षण के जोड़े लिए थे। और जो विपरीत लक्षण थे, अगर हम इन्हें ऐसे जोड़े, ठीक है, ये कितने थे? 14 थे और जोड़ों में ये 7 थे। तो कौन कौन से लक्षण थे? ये था बीज का आकार और रंग, पुष्प का रंग और फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति हो गई और तने की लंबाई का परीक्षण किया था। तो ये जो है ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषम युग्मजी हैं के संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो आइए रोग युक्त देख लेते हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये कैसे होता है? इसमें जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसकी 6वीं पोजीशन पे ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? वेलिन के द्वारा होता है। ये एक बिंदु उत्परिवर्तन रोग है, ठीक है। बिंदु उत्परिवर्तित होता है। तो इसमें जो संतानें होंगी दोनों ही जो है सिकल सेल एनीमिया के रोग ही हैं, ठीक है। उनके पास उसके लिए वो विषम युग्मी जीन है, हेटेरोजाइगस है ये। तो कितना प्रतिशत है जो बच्चों में रोग युक्त होगा? ये होगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 25% जो है बच्चों में रोग युक्त होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे में की कितनी किस्मों को युग्म के रूप में चुना जो कि विपरीत विशेषक वाले लक्षण के अलावा एक समान थी? तो ये इन्होंने कितनी युग्मों को चुना था? अगर हम जोड़े में बात करें तो ये होगी 7 जोड़ी, ठीक है। और हम स्वतंत्र रूप से बात करें तो ये होगी 14, ठीक है। तो उन्होंने कितने
स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले मटर के पौधे की किस्म ली थी 14। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो आइए देखते हैं। गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति, जीन के बीच की दूरी, ये किसने बताया था? ये दिया था आपके ऑप्शन ए है हैंकिंग, बी है थॉमसन हंट मॉर्गन, सी है सटन तथा बावेरी, डी है अल्फ्रेड स्टिटीवेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अल्फ्रेड स्टिटीवेंट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जीन के बीच की दूरी को नापा था। ठीक है, क्योंकि जीन के बीच की दूरी अगर ज़्यादा है तो पुनर्योगज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पुनर्योगज जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। पुनर्योगज व्युत्क्रमानुपाती अपन दूरी, तो दूरी अगर ज़्यादा होगी तो पुनर्योगज कम होगा, लेकिन सहलग्नता जो है दूरी के समानुपाती होगी। अगर दूरी बढ़ेगी तो सहलग्नता जो है वो ज़्यादा होगी और पुनर्योगज है वो कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा आर है, कारण आर है। तो आइए देख लेते हैं कथन ए क्या है। मेंडल का स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम 11 एक ही गुणसूत्र में समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि जो मेंडल का स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम है वो एक ही गुणसूत्र के समीप स्थित, ठीक है, एक ही गुणसूत्र में जो समीप स्थित हैं उनके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये 11 कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभिव्यवन का जो नियम है एक ही गुणसूत्र के समीप स्थित जीन के लिए सही नहीं है। तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर गुणसूत्र समीप है, दूरी कम है, तो यहाँ पे सहलग्नता आ जाती है। स्वतंत्र अभिव्यवन का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सहलग्नता आ जाती है, पुनर्योगजता घट जाती है और सहलग्नता बढ़ जाती है। आर क्या कह रहा है? आर नज़दीकी रूप से संबंधित जीनों का स्वतंत्र रूप से अभिव्यवन होता है। तो जो नज़दीकी रूप से संबंधित जीन होते हैं उनका स्वतंत्र अभिव्यवन जो है वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सहलग्नता आ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है, लेकिन जो आर है वो सही नहीं है। तो आई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, और लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। बी है, ए सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी है, ए सही है परंतु ए सही नहीं है परंतु आर सही है। और डी कह रहा है कि ए और दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु जो आर है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने दिया था? तो वंशागति के सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? ये दिया था हमारे वैज्ञानिक थॉमसन हंट मॉर्गन ने। डीएनए के सिद्धांत का जो है वो प्रायोगिक प्रमाण दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया। क्या किया? लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, जबकि गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया तो F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो हमें क्या देखना है? गलत कथन देखना है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, प्रयोग, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। बी है, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। सी है, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया है। और डी है, F2 का अनुपात 1/4 लाल अनुपात 2/4 गुलाबी अनुपात 1/4 श्वेत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें कौन सा स्टेटमेंट बताना है? गलत। ये जब हम लाल पुष्प के श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन कराते तो F1 में तो हमें सारे गुलाबी प्राप्त होते हैं, पर हम जब दूसरी बार उसका संकरण कराते हैं
गुलाबी पौधे को स्वपरागित कराते हैं तो हमें क्या होता है, श्वेत, लाल और गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो ये अब कौन सा प्रभाविता दिखाता है, ये अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लागू नहीं होगा, यहाँ पे पृथक्करण का नियम जो है वो लागू नहीं होगा क्योंकि ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, ठीक है। ये प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया है, सॉरी। तो ये जो है हमें गलत बताना है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है और ये वाला भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुचित कथन का चयन कीजिए। ए है, मानव नर में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। बी है, नर फलमुखी विषम युग्मक होती है। सी है, नर टिड्डों में 50% शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। और डी है, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। हमें इसमें अनुचित यानी कि गलत कथन बताना है। तो गलत कथन क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो पालतू मुर्गी होती है संतति में शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु के। तो जो मुर्गी होती है उनका कैसे होता है, ZW प्रकार का होता है और ZZ प्रकार का। तो इसमें मुर्गी जो है वो हेट्रोजाइगस होती है। जो मुर्गी होती है लिंग का निर्धारण वो करती है, मुर्गा नहीं करता, ठीक है। तो ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए है, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य की दूरी की एक इकाई। बी है, 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। सी है, 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की इकाई। डी है, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो पालतू मुर्गी है उनमें लिंग शुक्राणु पर निर्भर करता है ना, सॉरी हमें क्या देखना है, कौन सा मानचित्र जो है सेंटीमॉर्गन द्वारा अपनाया जाता है। तो 1% क्रॉसिंग ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्र के बीच की दूरी की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनों के बीच की दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। तो जीन के बीच की दूरी के मापन के रूप में एक गुणसूत्र के युग्मों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति हमें बतानी है। तो ये किसने दी थी, ये आपके अल्फ्रेड और स्ट्रूवेंट ने दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, पुनर्योगजता ज़्यादा होगी तो दूरी जो है जीन के मध्य जो दूरी है वो कम होगी, और अगर दूरी ज़्यादा होगी तो पुनर्योगज कम ज़्यादा होगा और सहलग्नता जो है वो, सॉरी दूरी अगर ज़्यादा है तो सहलग्नता होगी और पुनर्योगज जो है वो घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुप्रभाविता की घटना का क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं बहुप्रभाविता की घटना का अर्थ। ऑप्शन ए है, दो से अधिक जीन जो एक एकल लक्षण को प्रभावित करते हैं। एकल जीन से बहुत से एलीलों की उपस्थिति जो एक एकल जीन विनिमय का नियंत्रण है। सी है, दो एलील की उपस्थिति प्रत्येक की दो जीन एक एकल लक्षण को नियंत्रित करती हैं। डी है, एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें बहुप्रभाविता की घटना दिखाना है। मल्टीपल एलीलिज्म, ये क्या होता है, इसमें होता है दो से अधिक एलील उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक दो जीन एक एकल लक्षण को दिखाते हैं। बहुत सारे जीन मिलके एक लक्षण को दिखाते हैं, इसको हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा जीन जो है वो एक ही लक्षण को दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। तो XO प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे में होता है। ABO का रक्त समूह सहप्रभाविता, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, TH मॉर्गन सहलग्नता। तो हमें इसमें करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है।
तो एक्स प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में होता है और टिड्डा एक कीट है। एबीओ रक्त समूह सह प्रभाविता का ही उदाहरण होता है, ठीक है। मटर में मंड संश्लेषण जो है ये बहुविकल्पता का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टी.एच. मॉर्गन ने सहलिंगता दी थी तो ये एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वंशों की वंशागति को दर्शाते हैं? तो रुधिर वंशों की वंशागति ऑप्शन ए है प्रभाविता, ऑप्शन सेकंड है सह प्रभाविता, थर्ड है बहु एलील, फोर्थ है अपूर्ण प्रभाविता और 5 है बहुजीनी वंशागति। तो कौन से मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक है, जो ABO रक्त समूह को दर्शाएगा? तो आइए देख लेते हैं कौन है जो ABA रक्त समूह को दिखाएगा। तो इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन है सेकेंड, फोर्थ, 5, बी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी है सेकेंड, थर्ड, 5, डी है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो इसमें क्या क्या दिखाएगा? तो आइए देखते हैं। ये दिखाएगा प्रभाविता, जो ब्लड ग्रुप होता है वो दिखाता है पहला प्रभाविता, सह प्रभाविता का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABO रुधिर वर्ग प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग अगर बी है और माता का A+ है तो बच्चे का जो है O पॉजिटिव है, ठीक है। पिता का क्या है? पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का क्या है? A+ है। तो और बच्चे का क्या है? इनसे जो बच्चा है आया उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? तो पिता के ब्लड में क्या होगा? IB और II, ठीक है। और माता के ब्लड ग्रुप में क्या होगा? IA और II, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रभावी होंगे वो कौन से हो जाएंगे? II, ये मिलके बच्चे का O+ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो इसका कौन कौन सा जो एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका केवल ये A है, ठीक है। तो माता का होगा AB, पिता का होगा IB, II और माता को होगा IB, II और IA और बच्चे का होगा I और I। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। बाकी ये जो है गलत है। अगर पिता का IB होगा तो बच्चे का O कभी नहीं हो सकता, और अगर माता का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। ये होता है I, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।